हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विक्रम के दोराईस्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। विक्रम के दोराईस्वामी को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइटेड किंगडम। आपको जानना चाहिए, विक्रम के दोराईस्वामी, इन्हें यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रेजेंटली ये रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में कार्य कर रहे थे। इसी तरह की अगर हम और अपॉइंटमेंट्स देखें जो हाल ही में की गई हैं, नामग्या सी खाम्पा, इन्हें केन्या में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। संदीप आर्या, इन्हें वियतनाम में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही प्रणय कुमार वर्मा, इन्हें बांग्लादेश में नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। एक बात याद रखिएगा, आपको सभी अपॉइंटमेंट याद रखने की नीड नहीं है। खास करके जो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इन देशों में यदि हमारे कोई हाई कमिश्नर या फिर जो हमारे अम्बेसडर होते हैं ये नियुक्त किए जाते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़ेंगे। विच स्टेट इज प्लानिंग टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप। कौन सा राज्य भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए, भारत में पहली बार कोई राज्य एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रहा है और ये राज्य है उत्तर प्रदेश। बेसिक कंसेप्ट एजुकेशन टाउनशिप का ये रहेगा, सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, यानी कि आप इस इकोसिस्टम में, इस एजुकेशन के इकोसिस्टम में या फिर इस टाउनशिप में जब आ रहे हैं आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, जब आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तब आपके पास कई सारे स्किल्स होंगे। तो इस तरह की एक एजुकेशन टाउनशिप यहाँ पर बनाई जा रही है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको स्किल्स प्रोवाइड कराने का रहेगा, वो भी एक ही जगह पर। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जो सिटी ऑफ पिट्सबर्ग है यूएसए, यहाँ पर मौजूद है। बाकी उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, कैपिटल लखनऊ है और सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। विच स्टेट हैज़ अनवील्ड राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज। किस राज्य ने उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए राजीव गांधी केंद्र का अनावरण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, राजस्थान। आपको जानना चाहिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, इन्होंने सूचना केंद्र जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज यानी कि आरकैट, इसको इनोग्रेट किया है, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज से संबंधित कई तरह के कोर्सेज ऑफर करता है। साथ ही 3 इंक्यूबेशन सेंटर्स जो कि कोटा, बीकानेर और चूरू में है, ये भी राज्य में स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करेंगे। आपको जानना चाहिए राजस्थान के बारे में, गवर्नर कलराज मिश्रा हैं, कैपिटल जयपुर है और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ईवी। किस सामान्य बीमा कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऑल थिंग्स ईवी नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, एचडीएफसी एर्गो। तो देखिए, लीडिंग प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस, आप सभी ने इसका नाम सुना है। तो इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑल थिंग्स ईवी। बाकी आपको एचडीएफसी एर्गो के बारे में जानना चाहिए कि एमडी एंड सीईओ रितेश कुमार हैं, चेयरमैन के मिस्त्री हैं और हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है टेक इट इजी।
अच्छा, जो ये HDFC एर्गो है ये एक जॉइंट वेंचर है 51:49 में HDFC और एर्गो इंटरनेशनल AG के बीच में। जो ये एर्गो इंटरनेशनल AG है ये एक इंश्योरेंस एंटिटी है, म्यूनिक री ग्रुप जो कि जर्मनी में है, इसकी एक इंश्योरेंस एंटिटी है ये। Which bank has entered into a strategic co-lending partnership with InCred Financial Services to offer loans to MSME borrowers? MSME उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए किस बैंक ने InCred Financial Services के साथ एक रणनीतिक सह उधार साझेदारी में प्रवेश किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जानिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने InCred फाइनेंशियल सर्विसेज इसके साथ एक को लैंडिंग पार्टनरशिप जो है साइन की है। और ये किस लिए की है? जो MSMEs बोरोवर्स हैं, है ना, जो MSME बोरोवर्स हैं उनको कम्पिटिटिव रेट्स पर लोन देने के लिए। बाकी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको जानना चाहिए। MD एंड CEO NV राव हैं। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। को लैंडिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें बैंक और जो NBFC है ये दोनों ही मिलकर लोन देते हैं जो भी बोरोवर होता है। मान लीजिए कोई एक्स एंटिटी गया, उसको लोन चाहिए, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मान लीजिए 100 रुपये का लोन टोटल उसको चाहिए, तो 80 रुपये का लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया दे देगी और 20 रुपये का लोन उसको दे देगा InCred फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो जो बैंक्स होते हैं इनके पास कैपिटल तो होता ही है देने के लिए, और जो NBFC होते हैं इनका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा होता है। NBFC जो है, तो ये दोनों का फ़ायदा जो है ना, उधर तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो इनका अपना कैपिटल देने की जो इनकी कैपेसिटी है वो, और जो NBFC हैं इनका जो दायरा होता है ना, तो ये दोनों जो फ़ायदे हैं ये एक ही में कंबाइंड हो जाते हैं को लैंडिंग की अगर हम बात करते हैं तो। विच बैंक इंडक्टेड गोपाल जैन एंड शिवा कुमार गोपालन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया MD एंड CEO, हाँ ये मैंने बता दिया ना, MD एंड CEO MV राव है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। विच बैंक इंडक्टेड गोपाल जैन एंड शिव कुमार गोपालन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? किस बैंक ने गोपाल जैन और शिव कुमार गोपालन को निदेशक मंडल में शामिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, RBL बैंक। जानिएगा, RBL बैंक ने गोपाल जैन और शिव कुमार गोपालन को अपने बोर्ड में अपॉइंट किया है और इसी के साथ अब जो इस बैंक का बोर्ड है उसमें 14 मेंबर्स हो गए हैं। RBL बैंक के बारे में आपको जानना चाहिए। MD एंड CEO R सुब्रमण्य कुमार हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। टाटा न्यू एंड विच बैंक अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? टाटा न्यू और किस बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, HDFC बैंक। तो देखिए, टाटा न्यू और HDFC बैंक ने एक पार्टनरशिप में को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। तो इसके तहत दो वेरिएंट्स हैं, एक तो है टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, दूसरा है टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। बाकी HDFC बैंक के बारे में आप जानते हैं, CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अब देखिए, हमने अब तक जो देखे इनमें बैंकिंग के काफ़ी क्वेश्चन हैं, फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन आगे भी होंगे। तो जो SSC के एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वो ये मत सोचें कि ये SSC के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे जो डेली सी आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक के करंट अफेयर्स काफ़ी होते हैं, उनका वेटेज बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस डिसीजन पर पहुंच जाएं कि ये जो डेली करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं केवल बैंकिंग के लिए है। ठीक है, ये हर एग्ज़ाम के लिए आपको इसमें PCS लेवल तक के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे जो वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, यहाँ से आप अपना कवर कर सकते हैं करंट अफेयर्स को। बाकी हमने HDFC बैंक से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर हाल ही में ये देखा था MCQ फॉर्मेट में कि HDFC बैंक ने अपनी फर्स्ट ऑल विमेन ब्रांच ये पुडुचेरी में खोली है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, देबाशीष मोहंती। तो देखिए, सीनियर साइंटिस्ट हैं देबाशीष मोहंती, इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि न्यू दिल्ली में है इसके डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। अच्छा, इनको क्यों किया गया? क्योंकि इनसे पहले जो राजेश वर्मा इस पोजीशन पर थे, राजेश वर्मा
इनको जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, इनके सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ आप देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सेक्रेटरी के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर होगा राजेश वर्मा। विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड अब्दुल्लाह माइगा एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर? अब्दुल्लाह माइगा को किस देश ने अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है माली। तो देखिए माली में जो मिलिट्री है उसने अब्दुल्लाह माइगा इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, आंतरिक प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है, क्योंकि जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं चोग्युल कोकाला माइगा, ये हॉस्पिटल में एडमिट है। बाकी माली के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल बामाको है, करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेम द बांग्लादेश बोर्न ऑथर हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2022 पुलिट्जर प्राइज अंडर द कैटेगरी ऑफ इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। बांग्लादेश में जन्मे उस लेखक या लेखिका का नाम बताइए जिसे इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री की श्रेणी के तहत 2022 के पुलिट्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है फामिदा अजीम। तो देखिए बांग्लादेश बोर्न ऑथर हैं, इलस्ट्रेटर हैं फामिदा अजीम, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक ऑनलाइन मैगजीन है इनसाइडर, इसके लिए वर्क करती हैं। इन्हें 2022 का पुलिट्जर प्राइज़ दिया गया है किस कैटेगरी में? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। और ये इकलौती नहीं है जिन्हें दिया गया है इस श्रेणी में, इनके साथ 3 और हैं, यानी कि टोटल ये 4 लोग हैं। बाकी 3 कौन है? एंथोनी डेल कोल, जोस एडम्स एंड वाल्ट हेके, और चौथी ये हो गई फामिदा अजीम। तो इनको दिया गया है। अच्छा, क्यों दिया गया है? इन्होंने जो उइगर आप जानते होंगे, तो इन पर जो चाइनीज़ अत्याचार करते हैं, चाइनीज़ ऑपरेशन जो करते हैं, ठीक है, उससे संबंधित इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट लिखी है या फिर एक लेख लिखा है जिसका नाम है आई इस्केप्ड अ चाइनीज़ इंटर्नमेंट कैंप। तो इसी को इलस्ट्रेट किया है फामिदा अजीम ने, इसी के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। The health ministry partnered with which insurer to help creating digital health IDs under आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हेल्थ ID बनाने में मदद करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमाकर्ता के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है एडेलविस जनरल इंश्योरेंस। जानेगा हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर डिजिटल इंश्योरर एडेलविस जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? टू हेल्प क्रिएट डिजिटल हेल्थ IDs। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो डिजिटल हेल्थ IDs हैं उन्हें बनाने में मदद करने के लिए एडेलविस जनरल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप की है। आपको जानना चाहिए जो एडेलविस जनरल इंश्योरेंस है, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CEO सनाई घोष हैं। अच्छा, बाकी आप ये जानते हैं कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है, अपेक्स बॉडी है। और डिजिटल हेल्थ ID जिसे आप आवा भी बोलते हैं, ABHA आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये एक 14 डिजिट नंबर है जो कि किसी भी यूज़र को अपना जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो शेयर करने और एक्सेस करने में मदद करता है। हाल ही में हमने देखा कि एडेलविस जनरल इंश्योरेंस ने स्विच टू सेव कैंपेन भी रोल आउट किया था, और हमने ये भी देखा एडेलविस जो म्यूचुअल फंड है ये इंडिया का फर्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर फंड लॉन्च करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDFC लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड विच पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने किस व्यक्ति को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है महेंद्र N शाह। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDFC लिमिटेड ने महेंद्र N शाह को अपना मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नियुक्त किया है। तो ये कब से अपना कार्यभार संभालेंगे? 1 अक्टूबर 2022 से। इसलिए आगे लिखा हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर डेजिग्नेट। जब किसी को चुन लिया जाता है, लेकिन ये नहीं कि उसको तुरंत ही उस गद्दी पर बिठा दिया जाए, चुन लिया गया है, आने वाले 1-2 महीने में वो उस पोजीशन पर आ जाएगा, तब लिखते हैं उसके सामने डेजिग्नेट, ठीक है, यानी कि ये बनने वाले हैं उसको बोलते हैं। तो 1 अक्टूबर 2022 से वो इस पोस्ट पर आ जाएंगे, IDFC लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्य करना अपना शुरू कर देंगे और 30 सितंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। फिलहाल
ये कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर के तौर पर कार्य कर रहे हैं IDFC लिमिटेड में। अच्छा, ये किन को रिप्लेस करेंगे? सुनील काकर को, जिनका अंतिम दिन इस पोस्ट पर रहेगा 30 सितंबर 2022। बाकी IDFC लिमिटेड के बारे में आपको जानना चाहिए, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में है, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इन अगस्त जॉइंड द RBI's अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क? निम्नलिखित में से कौन अगस्त में RBI के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में शामिल हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सेबी। तो जानिएगा, कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी, इसने अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क को ज्वाइन कर लिया है और इसके ज्वाइन करने के साथ ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल डेटा शेयरिंग सिस्टम है, इसको भी एक मजबूती देखने के लिए मिलेगी, इसको भी बूस्ट देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के बारे में यदि बताऊं तो आपको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आपका बैंकिंग इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संक्षिप्त में बताइए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो RBI का है, काफ़ी चर्चा में रहा है, इसका क्या मतलब है। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, दो केस मानकर चलते हैं। एक केस ये है कि कोई व्यक्ति गया, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है और उसने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। वो बैंक के पास गया, उसने कहा मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए और जितना भी आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए आप ले लीजिए, जितना भी मतलब जो भी बैंक का निर्धारित है 10%, 12%, 14%, वो आप ले लीजिए। दूसरा केस ये है, वही व्यक्ति जाता है और बैंक को कहता है मुझे 15 लाख रुपए का लोन चाहिए और आप मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड देख लीजिए, मेरी जो पुरानी जो मेरा लोन लेने का इतिहास रहा है उसको आप देख लीजिए, प्रीवियस हिस्ट्री देख लीजिए। मैंने अपना लोन की जो किस्त है वो टाइम पर चुकाई है, पूरा लोन मैंने टाइम पर चुकाया है। तो ज़्यादा जो क्लेम है वो अच्छा दावा कौन सा है? वो सेकंड केस वाला जो है काफ़ी मजबूत है, जिसमें ये कह रहा है कि आप मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड देख लीजिए, मैंने अपना बैंक लोन जो है वो टाइम पर चुकाया है। तो बैंक, हाँ, यहाँ पर मंजूर हो सकता है कि बैंक कॉन्फिडेंस आ जाए बैंक में कि हाँ ये इसको लोन हम दे सकते हैं। ठीक है, तो किस बेसिस पर? जो उसकी हिस्ट्री रही है। तो यही है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क कौन होंगी? ये वाला पैराग्राफ देखिएगा। जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, जैसे आपका फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, इस तरह की जो कंपनीज हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको लाइसेंस देगी कि आप लोग अकाउंट एग्रीगेटर के तौर पर कार्य कर सकते हैं। इनका काम क्या रहेगा? जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क है, ये लोग अलग अलग एजेंसीज से जो कोई कस्टमर है उसका डेटा निकालेंगी। जैसे बैंक से उनका बैंकिंग डेटा निकाल लिया, इंश्योरेंस कंपनी से उनका इंश्योरेंस डेटा निकाल लिया किसी पर्टिकुलर कस्टमर का, और सिक्योरिटी मार्केट से संबंधित उसने उसका डेटा निकाल लिया, म्यूचुअल फंड कंपनी से उस कस्टमर का म्यूचुअल फंड संबंधित डेटा निकाल लिया। तो जो अलग अलग प्रकार का डेटा है ना, वो इन्हीं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास रहेगा। जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, मोबीक्विक हो गया, और भी जो हो गई इनके पास रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी बैंक को डेटा चाहिए बैंक से संबंधित, तो वो कहेगा फ़ोनपे को कि आप हमें इस कस्टमर का डेटा दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि तुरंत डेटा दे देगा, हाँ, कस्टमर की कंसेंट जरूरी है। कस्टमर से पहले पूछा जाएगा कि आपका डेटा हम ले रहे हैं, और तभी देखने के बाद हम आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अब सेबी ने इसको ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यदि इन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, जो फ़ोनपे और ये सब हैं, इनको यदि किसी कस्टमर का डेटा चाहिए, यानी कि अपना डेटाबेस बनाने के लिए, तो ये सेबी से भी डेटा ले सकते हैं यदि इनको ज़रूरत है। यदि सेबी के पास ऐसा डेटा है जिसकी ज़रूरत इनको है, तो सेबी इनके साथ शेयर कर सकता है। अब ये जो डेटा इनके पास आएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास, ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का डेटा एक ही जगह पर अब हो जाएगा। बैंक से संबंधित भी हो गया, इंश्योरेंस से संबंधित भी हो गया, म्यूचुअल फंड से संबंधित भी हो गया, ये सब इनके पास हो जाएगा। जिसको चाहिए वो इनसे ले लीजिए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या है। यदि समझ में आ गया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझ में आ जाए, तो जरूर बता दीजिएगा आपको समझ में आया है या नहीं आया है। The DRDO and the Indian Navy successfully flight tested the indigenously developed vertical launch short range surface to air missile VLSRSAM from the integrated test range Chandipur off the coast of उड़ीसा। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ और इंडियन नेवी, इन्होंने सफलतापूर्वक जो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसे आप
VLSR SAM के नाम से जानते हैं, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। अच्छा, VLSR SAM, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी कभी कि इस इनिशियल का मतलब बताइए, यहाँ पर S का मतलब बताइए, पहले वाले S का मतलब बताइए, या L का मतलब बताइए, V का मतलब बताइए, ऐसे ही पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये VLSR SAM है, ये एक शिप बोर्न वेपन सिस्टम है, जिसका मकसद ये है कि कोई आकाश से, या मान लीजिए कोई थ्रेट है हमें, यानी कि कोई मिसाइल है या फिर कोई बम है, तो उसको वहीं पर आकाश में ही उसको जो है डिफ्यूज़ कर दे, वहीं पर उसको न्यूट्रलाइज कर दे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट साइंड एन MOU फॉर प्रोवाइडिंग एन कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल पैकेज टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा पैकेज प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। यहाँ पर साइन MOU, हाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मैं लिखना भूल गया कि विद विच एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट साइंड एन MOU विद विच एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग एन कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल पैकेज टू ट्रांसजेंडर पर्सन्स। इसको मैं PDF में सही कर दूंगा, जानेगा। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ, जिसके तहत जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल पैकेज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो देखिए, आप जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक स्कीम है स्माइल स्कीम, यानी कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज स्कीम। बहुत अच्छी स्कीम है और एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इस स्कीम के तहत एक प्रोविज़न इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी है कि इनको कंपोजिट मेडिकल हेल्थ प्रोवाइड कराया जाए, यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत, यानी कि जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है उसको 5 लाख प्रति वर्ष का मेडिकल कवर उसको प्रोवाइड कराया जाए। तो इसी के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक MOU साइन किया है। Who has been appointed as a member of the consultative committee in the Food Corporation of India? भारतीय खाद्य निगम में सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, अभिषेक मिश्रा। तो जानिएगा, एंटरप्रेन्योर हैं और CEO हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अभिषेक मिश्रा। इन्हें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेंबर ऑफ द कंसल्टेटिव कमिटी अपॉइंट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड अमृता हॉस्पिटल इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, फरीदाबाद। तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2600 बेड का अमृता अस्पताल फरीदाबाद, दिल्ली NCR, और ये फरीदाबाद वैसे हरियाणा में आता है लेकिन दिल्ली NCR के एरिया में इसको गिना जाता है, तो यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया है। 6000 करोड़ की लागत से ये बना है। ये एशिया का लार्जेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि दिल्ली NCR में मेडिकल फैसिलिटी को और भी सुदृढ़ बनाएगा। अमृता हॉस्पिटल ये वैसे कोच्चि केरल में है और ये साउथ एशिया का एक वन ऑफ द प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। और इस हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया? स्पिरिचुअल लीडर माता अमृतानंदमयी देवी, जिन्हें अम्मा के नाम से भी जानते हैं। Which agri-business firm has inked MOU with Assam, Manipur and Tripura governments for development and promotion of oil palm cultivation? पूछ रहे हैं कि पाम तेल की खेती के विकास और प्रचार के लिए किस कृषि व्यवसाय फर्म ने असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, गोदरेज एग्रोवेट। तो देखिए, एग्री बिजनेस फर्म है गोदरेज एग्रोवेट, इसने MOU साइन किए हैं असम, मणिपुर और त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ। किस लिए? जो आपका नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पाम, ऑयल पाम यानी कि NMEOOP, इसके तहत जो ऑयल पाम कल्टीवेशन को जो प्रमोट करने और उसके डेवलपमेंट के लिए इन राज्यों के साथ MOU साइन किए हैं। तो इसके तहत इन राज्यों में जो गोदरेज एग्रोवेट है इसको पाम ऑयल प्लांटेशन को प्रमोट करने के लिए अलग अलग जगह पर इनको लैंड अलॉट की जाएगी। बाकी आपको जानना चाहिए, अगस्त 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने NMEOOP यानी कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स इसको लॉन्च किया था और 1100
11,040 करोड़ रुपए का इसका टोटल बजट है, जिसके तहत 2025-26 तक 10 लाख हेक्टेयर का ऑयल पाम एरिया क्रिएट करना है और वहीं इसको बढ़ाकर 2029-30 तक 16.7 लाख हेक्टेयर का एरिया बनाना है और खासकर इसका फोकस रहेगा नॉर्थ ईस्ट और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। Researchers of which IIT have developed a new method to produce a sugar substitute xylitol from sugarcane waste। किस IIT के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प xylitol के उत्पादन के लिए एक नई विधि विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, IIT गुवाहाटी। तो जानिएगा IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मेथड डेवलप किया है, किस लिए? टू प्रोड्यूस अ सेफ शुगर सब्स्टिट्यूट कॉल्ड xylitol। तो शुगर का सब्स्टिट्यूट एक यहाँ पर बनाया गया है जिसका नाम है xylitol, और जो शुगर केन का जो कचरा होता है, ठीक है, जो रेसिड्यू होता है, जो लेफ्ट ओवर होता है, उससे बनाया गया है इसे। और जो ये xylitol है, ये एक शुगर एल्कोहल है जिसको नेचुरल प्रोडक्ट से डेराइव किया गया है। एंटी डायबिटिक और एंटी ओबिसोजेनिक अफेक्ट्स जो है इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। The Board of Control for Cricket in India named which former cricketer as Team India's interim head coach for the 15th edition of Asia Cup, replacing Rahul Dravid, who has tested COVID positive ahead of the team's departure to the UAE। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोविड पॉजिटिव पाए गए राहुल द्रविड़ की जगह एशिया कप के लिए टीम इंडिया के अंतरिम मुख्य कोच के रूप में किस पूर्व क्रिकेटर को नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, VVS लक्ष्मण। तो देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन एशिया, ये फुल फॉर्म होती है BCCI की। तो इन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो चीफ हैं VVS लक्ष्मण, इनको 15th एडिशन ऑफ एशिया कप जो कि UAE में खेला जाएगा, यहाँ पर भारत के इंटरिम हेड कोच के रूप में नियुक्त किया है, क्योंकि जो भारत के रेगुलर कोच हैं राहुल द्रविड़, ये कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी आपको जानना चाहिए, ये जो इवेंट है ये श्रीलंका होस्ट करने वाला था, लेकिन 21 जुलाई 2022 को श्रीलंका ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसके तहत हम इसका आयोजन नहीं कर सकते। फिर 27 जुलाई 2022 को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कंफर्म किया कि ये टूर्नामेंट यूनाइटेड अरब अमीरात में खेला जाएगा। बाकी जैसे ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद हम डिटेल में और देखेंगे इसे। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। वेयर इज द विजय स्तंभ सिचुएटेड? आंसर इज चित्तौड़गढ़, राजस्थान। World Senior Citizens Day is celebrated on which day every year? Answer is 21st of August. Which has become India's 106th unicorn after raising $33.5 million in a funding round? Shiprocket. Which company has developed the first indigenously developed RT-PCR kit for testing monkeypox disease? Answer is Transcasia Biomedicals. Name the weather woman of India to whom Google Doodle paid tribute on 104th birth anniversary on 23rd August. Answer is Anna Mani. Besides being the Union Minister for Parliamentary Affairs, which other Union Cabinet portfolio does Mr. V. Muralidharan hold? Answer is Minister of State External Affairs. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हु वॉन द मिस एलिट वर्ल्ड टाइटल इन इजिप्ट? शाहिद बेहस्ती पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अटेंडेड द SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन विच सिटी? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मोक्षधाम स्कीम फॉर द रिजुविनेशन ऑफ द क्रिमेटोरियम्स इन द स्टेट? विच पार्टीज भारत जोड़ो यात्रा वुड बिगिन ऑन 7th of September फ्रॉम कन्याकुमारी एंड ट्रेवर्स 3,500 kilometers through 12 states to end in Kashmir over 4 months later? A new infection dubbed tomato flu or tomato fever has been detected in India mostly among children younger than 5, according to a report in the Lancet Respiratory Journal. This is caused by which virus? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही यदि आपको अकाउंट एग्रीगेटर समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे भी जानकर अच्छा लगेगा कि हाँ आपको कुछ समझ में आया है। बाकी करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें।
आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।